सरकार असल नक्सली है, क्योंकि इसके पास हथियार हैं लाइसेंस के, और किसानों को लाठी से पीटकर जमीन कब्जा कर रही है। किसानी उनके परिवार में नहीं होता था, इसीलिए किसानों से उनको नफरत था। उनको लगता था कि यह किसान किसी काम के नहीं, ये केवल बोझ हैं। हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी चोर हैं। जब सभी चोर हैं तो मैं चोरों का सरदार हुआ। अच्छा, ये इसमें एक लाइन और है, ऐसा नहीं कि मैं ही सरदार हूँ, हमारे ऊपर भी एक से एक सरदार हैं। अच्छा ये भी था। हाँ, इस लाइन में असल नाराजगी उसी बात को लेकर था। अच्छा, कि वो सरदार कौन है। ये पूरी तरह से लूट था, जो पूरा सिस्टम जो डिजाइन था वो लूट का डिजाइन था, जिसको मैं रोक रहा था कि ऐसे नहीं हो सकता। अभी प्रधानमंत्री जी मोतिहारी गए थे तो उन्होंने कहा कि मोतिहारी को हम मुंबई बना देंगे। 11 साल भी पहले गए थे तो मोतिहारी का कहे थे कि यहाँ चीनी का हम चाय पियेंगे, यहाँ का लीची हम विदेश भेजेंगे। 11 साल में न चीनी वहाँ उत्पादन हुआ, न लीची विदेश गया। अब फिर 11 साल बाद जाकर के प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो बिहार के किसानों के लिए आपने क्या दिया? नीतीश कुमार की भी सरकार है तो आपने किसानों के लिए क्या दिया? आप एक साधारण मंडी था उसको हटा दिया, कानून था उसको ख़त्म कर दिया। बेसिकली एमएसपी भी एक छलावा है। इसके जोड़ घटाव में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि एक फर्जी तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है डेटा को। भारत के भीतर एमएसपी पर कोई भी खरीद नहीं होती। एकदम मैं दावे के साथ सत्यापित तरीके से कह रहा हूँ। बिहार की गिनती उन राज्यों में होती है जिनमें फार्मर इनकम सबसे कम है। सबसे निचले पायदान पे फार्मर इनकम वाले बिहार को बदलने चले थे सुधाकर सिंह, और 1.5 महीने के कार्यकाल में ही नीतीश कुमार उनको बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वो 1.5 महीने का कार्यकाल बिहार के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि किस बेबाकी से उन्होंने अधिकारियों का पर्दाफाश किया, किस बेबाकी से वहाँ की जो एग्रीकल्चर की व्यवस्था है जिसकी वजह से किसान पीड़ित हैं, जिसकी वजह से वहाँ के किसान दिल्ली में आकर के मजदूर बन गए, उस व्यवस्था पे प्रहार किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। सुधाकर सिंह इस वक्त बक्सर के सांसद हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पे बोलने वाले जो चंद लोग हैं उनमें सुधाकर सिंह जी की गिनती होती है। जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एग्रीकल्चर को लेकर के बनी हुई है, जिसके अध्यक्ष चरणजीत सिंह चन्नी है, उसमें सिंह साहब मेंबर हैं। अन्न गाथा की जो 6ठी कड़ी है उसमें हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है सबसे छोटे कार्यकाल के आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ के होंगे, तो ये नीतीश कुमार क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाए आपको? किस मुद्दे पे, एग्रीकल्चर के कौन से मुद्दे पे लड़ाई हुई आपकी वहाँ? हमारे जो काम करने की जो नीति, जो हमारे जो घोषणा पत्र थे, जो हमारे पार्टी का एजेंडा था, उसको पूरा करने के लिए और लागू करने के लिए मुझे मंत्री बनाया था लालू प्रसाद जी ने नीतीश कुमार की सरकार में। चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से कोई मंत्री बनता है, ऐसा नहीं था कि मेरा कोई अपना लक्ष्य था या हमारा कोई कार्यकाल था पूरा करना है। काम पूरा करना था, वो हो सकता था कि 1 साल में भी पूरा होता, हो सकता 5 साल में पूरा हो सकता 10 साल में हो, वो एक अलग सवाल था। पृष्ठभूमि में मैं इसलिए जाना चाहता हूं कि देश के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से पहले 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 2004 तक देश के कृषि मंत्री थे। तो उनका कृषि, भारत सरकार के कृषि मंत्री से उनका प्रमोशन कहिए, डिमोशन कहिए, वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं 1 साल बाद। पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने बिहार में जब मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद, 6 महीने बाद, 2006 में उन्होंने मंडी कानून को ख़त्म कर दिया, डिजॉल्व कर दिया, रिपील कर दिया उसको कह सकते हैं। बिल्कुल। जो 2020 में देश की मोदी की सरकार ने किया, 3 कानून, मंडी कानून को बनाया, पहले वाले मंडी कानून को निरस्त करते हुए 3 नए कानून बनाए। नीतीश कुमार ने तो उससे एक कदम आगे जा कर के पहले ही कर दिया था वो। हाँ, मंडी रिपील कर दिया, बनाया नहीं कुछ। माने बहस का मुद्दा नहीं है यहाँ। तो मोदी जी ने खराब ही एक कानून तो बनाया था जिसका विरोध था, खराब कानून का। नीतीश जी ने तो कुछ बनाया ही नहीं,
मतलब किसानों को कहा गया कि खेती भगवान भरोसे। ये हमारे देश में एक कहावत है, बिहार उसका एक सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है कि बिहार का किसान भगवान भरोसे, कोई कानून ही नहीं था। अब इन परिस्थितियों में जो 20 का जब आप ये 3 कानून के विरोध में जो आंदोलन था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सहित इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन में समर्थन दे रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था, उसका आप कह सकते हैं स्केल छोटा मेरा हो सकता है, लेकिन हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जब मैं बिहार में 2 ही साल बाद 20 के बाद 22 में ही सरकार आती है, नीतीश के साथ नीतीश कुमार के साथ हम सरकार बनाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग, और मैं कृषि मंत्री बनता हूँ। इसी लक्ष्य के लिए बनाया गया था कि हम न्याय की पहली कड़ी में, सीढ़ी में बिहार से हम शुरुआत करें। वो एक वहाँ से एक देश में जाता मैसेज कि इंडिया गठबंधन के लोग किस तरीके से किसानों के हित में फैसले लेंगे, और यह विवाद का कारण हुआ। नीतीश कुमार मंडी कानून वापस लाना चाह रहे थे। मैं मंडी सबसे कानून पहला को रीइंस्टेट करना, नए तरीके से लाना चाहता था। पुरानी मंडी कानून के साथ मैं संशोधनों के साथ लाना चाहता था, जिसमें एक बात जरूर मुझे उसमें जोड़ना था कि मूल्य की गारंटी। अच्छा, जिस पे लड़ाई पूरे देश की गारंटी लड़ाई है। केवल हमको एमएसपी का नहीं चाहिए, हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए। वो हम सहित इस कानून को लाना चाहते थे, और उसके भीतर जो जड़ता था पुराने कानून में, हम उसको रिमूव करना चाहते थे। रिमूव ये करना चाहते थे कि हम कोई मंडी शुल्क नहीं लेना चाहते थे। एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था मेरे पास, क्रांतिकारी। अच्छा, जो सबसे बड़ा विवाद है इस देश में, जो थिंक टैंक, जो मंडियों के विरोधी लोग, हाँ, वो थिंक टैंक लोग हमेशा कहते हैं कि टैक्स है। मान लीजिए बिहार जैसे राज्य में 1% है था, और पंजाब में और हरियाणा में शायद 2.5% है। ठीक है, ये 2.5% को भी रिमूव कर देंगे हम, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। 5-6% भी है कई मंडियों में, हो सकता कई राज्यों में। हाँ, ये कोई बड़ा रकम नहीं है। हाँ। अगर हम देखें कोई भी हम इसलिए मैंने कहा कि ये छोटा रकम है। एक ताज होटल बासमती चावल किसान से 100 रुपया केजी लाता है, इतना ही, इससे ज़्यादा बासमती का कोई नहीं लाता। और वही 1 केजी बासमती को अपने किचन में पका करके जब बेच रहा होता है तो वो 8,000 में बेच रहा होता है। 100 ग्राम से ज़्यादा एक प्लेट उसका वैल्यूम नहीं होता, और 800 रुपया प्लेट वो चावल दे रहा होता है। तो 8,000 रुपये जो उपभोक्ता है वो 8,000 पे कर रहा है, 100 रुपये का चीज़ 8,000 रुपये, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिंपल आप 1% से 6% अलग अलग राज्यों में वेरिएशन है, तो बहुत नेग्लिजिबल है। माने 100 रुपये का चीज या तो 101 रुपये में मिलेगा या 106 रुपये में मिलेगा। आप चाह रहे थे वो भी रिमूव करना? मैंने कहा था इसको भी रिमूव कर 0% होगा मंडी शुल्क। निश्चित तौर पे हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर मैं मानता था, जैसे स्टेट के रूप में हम पुलिस को देते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए शिक्षक को इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, हम कई सुविधाएं देते हैं अपने लोगों नागरिकों को। उसी तरह से बिहार जैसे गरीब राज्य जहां उसकी 80% आबादी किसानी में लगा हो, उसे 80% आबादी के लिए अगर मंडियों के संचालन करने के लिए हमको साल में 200, 300, 400 करोड़ रुपए खर्च भी करना पड़े तो ये तो छोटी रकम है। क्योंकि हम पुलिस का अगर बजट देखें तो 30,000 करोड़ रुपए, एजुकेशन का डिपार्टमेंट का बजट देखें तो 75,000 करोड़, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बजट हमको 500 करोड़ रुपया और बढ़ जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बजट भी बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। 4,000 करोड़ का जो बजट था, मैं अन्य गैर जरूरी खर्चे को खत्म करके और हम मंडियों की तरफ ट्रांसफर कर देते। हमने तो कहा था 0 बजट। तो आप इसका एक ड्राफ्ट ले आए थे? जी, ड्राफ्ट बना रहे थे। ड्राफ्ट मैंने लाया और मूव कर दिया। अच्छा, उसको हमने एक जो मिनिस्टर को जो एग्जीक्यूटिव को समझते होंगे उसको हम लोग पीत पत्र बोलते हैं। वो पीत पत्र में हम डायरेक्शन देते हैं डिपार्टमेंट को कि इस कानून को मूव करना है। वो हमने डायरेक्शन दे दिया मूव करने के लिए। ड्राफ्ट पेपर की जहाँ तक बात है, पुराने हमारे पास कानून के ड्राफ्ट थे और हमारे पास नए भी ड्राफ्ट थे। हम दोनों को उसको हम फाइनल कैबिनेट में ले जाना था, लेकिन कैबिनेट से जाने से पहले ही हमने इस्तीफा दिया। क्योंकि नहीं, तो उस बात पे क्यों नीतीश से क्या बात हुई
आपके नीतीश कुमार से? नीतीश कुमार जी से जो बात हुई, उनका कहना था कि जिसको मैं गलत मान करके कानून 2006 हटाया में। हूँ 2006 में, हाँ। तो आज मैं इसको कैसे स्वीकार कर लूँ, ये हमारी विफलता मानी जाएगी। मैंने अच्छा। कहा कि एक व्यक्ति की विफलता, मतलब एक व्यक्ति के तौर पे आप विफल होना कबूल नहीं कर रहे हैं। बिहार की 13 करोड़ आबादी की सफलता का सवाल है। तो एक आदमी विफल होगा है, या तो आप विफल होंगे या मैं इस्तीफा दूंगा, दो में से एक ही होगा। अच्छा, इसी पे हाँ, मुद्दा। ये डेडलॉक था, वार्ता इसी पर एक तरह से ये वार्ता इस पॉइंट से आगे बढ़ नहीं पा रहा था। और छोटे छोटे बहुत सारे कारण उसमें हाँ, बहुत थे, सारे गड़बड़ी कारण थे। थे, बिल्कुल, हाँ। ऐसा नहीं था कि केवल एक ही समाधान से पूरा एग्रीकल्चर। लेकिन सबसे बड़ा इशू यही था, बड़ा इशू था आमदनी बढ़ना। लोग कहते हैं किसानों की डबल आमदनी करेंगे, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या जो हाँ, भी सब आजकल राजनीति में हाँ, आता है, बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। ABCD न आता हो किसानी के बारे में, लेकिन मन से वो जोर जोर से नारा लगा रहा होता है कि किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे। किसान भी सोचता है चलो भाई, नेता कह रहा है ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, बात पे विश्वास करना चाहिए। लेकिन आप देखें तो उसकी कई समस्याएं हैं उस क्षेत्र में, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उसकी आमदनी को ठीक कर देना। और आमदनी के ठीक करने के लिए हमको एक उपचारात्मक कार्रवाई करना आपको है। ये लगा कि बिहार में पहला इलाज मंडी को से ही होना चाहिए था? मंडियों से हम केवल ग्रेन मंडी को ही ठीक नहीं करते, खाद्यान्न को नहीं ठीक करते। किसानी को 3 हिस्से में हम लोग देखते हैं। एक खाद्यान्न उत्पादक किसान, दूसरा डेयरी और फिशरी उत्पादक किसान, और एक तीसरा है हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल उत्पादक किसान। तीनों की इकोनॉमी में रोल है और तीनों में समस्या खड़ा हुआ था। लोग केवल चावल गेहूं तक चले आते हैं। जब भी विवाद होगा MSP पर और मंडी पर, तो लोग उसको चावल गेहूं तक ही देखते मक्का तक उसको लेकर के बात को खत्म करना चाहते हैं, सीरियल तक ही रहता है वो। इतनी तक। जबकि सच्चाई क्या है कि हमको रोज दूध चाहिए, हमको रोज अंडे चाहिए, हमको चिकन चाहिए। ये कहाँ से आते हैं? किसान के जरिए आते हैं। तो ये मंडियों के नहीं होने से आपको TP नहीं मिलता था, ट्रांसपोर्ट परमिट। कोई भी गाय हो, भैंस हो, इसको अगर हम बाजार में बेचना चाहते हैं तो लेकर के हम मंडी तक जाएंगे, या फिर मंडियों से दूसरी मंडी तक जब जाने की बात होती थी तो मंडी कानून था ही नहीं। तो लॉलेस स्टेट है बिहार, या इसको लोग देश स्तर पे करना चाहते थे। अब समझ लीजिए कि कोई अगर गाय या कोई भैंस अपनी गाड़ी में लोड करके ले जा रहा हो तो रास्ते में पुलिस उसको रोकती थी। गौ रक्षक के नाम पे जो लोग हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले लोग हैं वो रोकते थे कि भाई कागज दिखाओ। कागज तो सरकार बना ही नहीं रही है, मंडी कानून खत्म हो गया, इसका परचेज और सेल रिसीट अब बनता ही नहीं। अब इसको रास्ते में गौ तस्कर के नाम पे उसकी हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग। इस बात को समझना होगा कि कानून की अनुपस्थिति से हमारा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो रहा है। एक मंडी कानून का ही हिस्सा है भी। मंडी कानून के ही जरिए जानवरों के मेला लगते थे ना। हाँ, बिल्कुल। और जब वो खत्म हो गए तो जानवरों के मेले खत्म हो गए। तो किसान जानवर पालता है या पालने के लिए ले, या उसको इमरजेंसी में पैसे का जरूरत हो तो जानवर बेचता था, तो उसके लिए कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। फल और सब्जी के भी मामले में यही था। हमको ट्रांसपोर्ट परमिट नहीं है कोई। ट्रांसपोर्ट परमिट को छोड़ दिया अगर, तो हमको विदाउट प्लेटफॉर्म हम कैसे सेल और परचेज करेंगे? तो वो तो कहते हैं कि पैक्स हमने कर दिया, बहुत अच्छा है वो पैक्स। बिहार में पैक्सों के बारे में अगर हम देखें, मैंने कहा ना कि कृषि क्षेत्र के ग्रेन, डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और हमारा वेजिटेबल और फल, इसमें से किस चीज़ का काम पैक्स करता है? बताइए, कोई पैक्स काम करता है? केवल एक धान खरीदने का काम करता है, सिर्फ धान खरीदता है। सिंगल, बिहार में सिंगल आइटम धान खरीदता है। वो भी कितना %? 30%। ये सीलिंग लगा रखे हैं, जो किसान पैदा करेगा उससे हम 30% से ज़्यादा हम नहीं खरीदेंगे। 70% को ओपन मार्केट में जाना है। ये ओपन मार्केट के लिए मंडी कहाँ है? ठीक है, आप 30% खरीद लिए, ये तो पूरी टोटल अगर हम देखें, अगर हम कृषि क्षेत्र के टोटल व्यापार में, उसमें अगर हम देखें तो मुश्किल से 10% का पैडी का वैल्यू आए। उस 10% में से 3% ही हम खरीद रहे हैं। मैं टोटल अगर 100 रुपए का व्यापार है एग्रीकल्चर में, तो उसमें से 3 रुपए का व्यापार केवल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसी बात पे बात बिगड़ गई और आपको फिर आपने इस्तीफा देना मंजूर किया कि अगर ये सुधार नहीं हो रहा
तो इस्तीफा देना ही बेहतर है। पद सेवा के लिए है। नहीं, ये भी तो हो सकता था कि आप बने रहते पद पे तो कुछ और का अच्छा काम कर पाते। जिसको पूरे सिस्टम का जो कैप्टन है मुख्यमंत्री, उसके मन के भीतर अगर घृणा हो किसानों के प्रति, सुधारों के प्रति, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ किसानों के प्रति, हाँ, मन में उनके घृणा है किसानों के प्रति। बिहार तो किसान कम्युनिटी से आते हैं? नहीं, मेरी जानकारी कुर्मी तो किसान कम्युनिटी उनकी कम्युनिटी फार्मर्स है। हाँ, वो लैंडलेस हैं। जो मेरी जानकारी है, उनके पास जमीन नाम की चीज़ नहीं है। बहुत नेग्लिजिबल जमीन है। उनकी कम्युनिटी सबसे स्ट्रांग है बिहार में किसानी के मामले में, जमीन के मामले में। बिहार उत्तर प्रदेश दोनों में। हाँ, यूपी भी, या फिर जो कहें जहाँ भी लोग हैं किसानी, जहाँ भी, हाँ, इनकी अच्छी किसानी है, पहुँच है। लेकिन वो किसान नहीं थे। उनके पिता वैद्य थे, उससे उनकी जीविका चलती थी परिवार की। किसानी उनके परिवार में नहीं होता था, इसीलिए किसानों से उनको नफरत था। उनको लगता था कि यह किसान किसी काम के नहीं, ये केवल बोझ है राज्य के लिए। एक आपका बयान था, ये इसमें जो 1.5 महीने का कार्यकाल में आपके बहुत सारे बयान आए। एक बयान आपका ये था कि भाई सारे ये जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं ये चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। तो ये कैसे आपको एहसास हुआ कि ये सारे अधिकारी, यहाँ के कर्मचारी जो हैं वो चोर हैं? इसमें एक लाइन और पूरा करना चाहिए। अच्छा। कि हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी चोर हैं। जब सभी चोर हैं तो मैं चोरों का सरदार हुआ। अच्छा, ये इसमें एक लाइन और है, ऐसा नहीं कि मैं ही सरदार हूँ, हमारे ऊपर भी एक से एक सरदार हैं। अच्छा ये भी था। हाँ, इस लाइन में असल नाराजगी उसी बात को लेकर था। अच्छा, कि वो सरदार कौन है, माने मेरे ऊपर वाले सरदार कौन है। इसी पर तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा चाहिए था। अच्छा, मेरे ऊपर मांगा, इसी बयान पे मांगा आप? उनकी इच्छा थी, मेरा देना न देना मेरा निर्णय था। हम नहीं देते इस्तीफा तो बर्खास्त करते। हाँ, हम नहीं देते तो उनके पास अधिकतम अधिकार था बर्खास्त करने का, लेकिन मैंने देना स्वीकार किया। बर्खास्तगी नहीं, बर्खास्त क्यों करेंगे, मुझे दे दिया। ये बयान किस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये बयान बहुत साफ था कि अगर किसान को ब्लैक में फर्टिलाइजर मिल रहा हो, नकली बीज मिल रहा हो, नकली पेस्टिसाइड मिल रहा हो, जो भी इनपुट है उसमें या तो ओवर इनवाइसिंग है, अधिक दाम पे दिए जा रहे हैं। अच्छा। या फिर नकली हैं, या फिर उसके जो फार्म मैकेनाइजेशन में उनको ट्रैक्टर मिलता हो, या इस तरह की जो इक्विपमेंट थे वो उसका ओवर इनवाइसिंग था, अधिक दाम पे। अच्छा, तो ये पूरी तरह से लूट था। जो पूरा सिस्टम जो डिज़ाइन था वो लूट का डिज़ाइन था, जिसको मैं रोक रहा था कि ऐसे नहीं हो सकता। जिससे सिंपल एक है कि मान लीजिए एक बैलगाड़ी ये है अब मेरे सामने, इसको हमको खरीदना है तो रेट कौन तय करेगा? तो रेट कंपनी तय कर रही थी। हम कहे कि नहीं, हम एक विज्ञापन के जरिए, टेंडर के जरिए हम तय करेंगे कि ये ट्रैक्टर हमको चाहिए या बैलगाड़ी चाहिए। विभिन्न कंपनी अपना एक रेट कोट करे, हम कोटेशन दे, और जो सबसे लोएस्ट कोटेशन होगा या लोएस्ट जो बिडिंग होगा, हम उसको बेंच मान लेंगे रेट का। लेकिन जो सबसे लोएस्ट कंपनी बीड करेगा उसको हम काम, उसी को केवल अकेले काम नहीं देंगे, क्योंकि जो ही अकेले काम उसको देंगे फिर उसका मोनोपोली होगा और फिर वो क्वालिटी से समझौता करेगा, सर्विसेज से समझौता करेगा, दूसरे तरह का करप्शन शुरू हो, कई तरह के करप्शन शुरू होंगे। इसीलिए फिर हम ओपन कर देंगे कि उस रेट पर जिस कंपनी को अपना माल देना है बिहार में, वो किसानों को दे सकता है, और किसान सीधे परचेज करेगा उस कंपनी से, सरकार नहीं परचेज करेगी। अभी के सिस्टम में सरकार परचेज कर रही है और किसान परचेज करेगा, और हमारे एक पोर्टल पर वो लोड कर देगा अपना इनवॉइस, जो परचेज उसका बिल, और हम उसकी सब्सिडी किसान के खाते में दे देंगे। अभी क्या हो रहा है, अभी हम कंपनियों को, एजेंसियों को पैसा दे रहे हैं बिहार सरकार। यही तो कार्टेलिंग है, यही तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत है। जब लिखा है कि डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, तो आप फिर एजेंसी को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे? यही तो, इसको रोकने के लिए मैं प्रयास कर रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, ये सीधे सीधे लूट है। और जानते हैं इससे क्या होता,
कि हमारा 40% से 50% मेरा प्राइसेस डाउन हो जाता है, जो हम इनपुट या जो प्रोडक्ट जो परचेज कर रहे थे वो सारे चीज़ का। और दूसरा है कि सर्विसेज, कंपटीशन में सर्विसेज और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव होता है। तो इससे क्या होता है कि पूरे बिहार में हमारा चीज़ें एक्सपेंड कर जाती। सब नकली सीड हम बेच रहे हैं बीज निगम के जरिए। कहने के लिए कारपोरेशन बिहार सरकार का है, वो नकली ग्रेन परचेज करके ग्रेन को पैक करके वो सीड के रूप में किसानों को देता है। और किसान जब खेती करता है तो पता चलता है कि धान का है तो उसका 3 तल्ला निकलेगा। 3 तल्ला समझेगा किसान, समझेगा, लोग नहीं समझेंगे। उसमें क्या होगा कि एक धान का साइज इतना होगा, एक का साइज थोड़ा बड़ा होगा, फिर एक का साइज इससे भी ऊंचा होगा। और 3 वैरायटी है, इसका मतलब 4 वैरायटी है। कोई पहले पकेगा, कोई बाद में बीज नहीं है, वो बीज नहीं है, ग्रेन है। खाने वाला चीज है, उसमें प्रोडक्शन आएगा, यील्ड मतलब कि उत्पादकता घटेगा और उसकी क्वालिटी खराब होगी और उसमें श्रम ज़्यादा लगेगा, खर्चे ज़्यादा लगेंगे। तो ये तो एक एग्जाम्पल हमने कोट किया कि इस तरह से जो घपले थे इसको रोकना जरूरी था। और जब तक ये घपले नहीं रुकेंगे किसानों के हित में या किस बिहार के हित में या देश के हित में हम सही फैसले नहीं ले पाएंगे। तो ये आपको 1-1.5 महीने में पता चला और वो पहले से ही पता होगा? सब कुछ पहले से पता था। आप सुधार करने निकले। 1.5 महीना में सुधार का कोशिश किया। देखिए, एक राजनीतिक तौर पे देखें तो हम लोग एक किसान के बेटे हैं और लगातार किसानों के बीच से काम करते करते उस पद पर गए हैं। अब पद पर जाने के बाद समझने वाले लोग तो कभी नहीं समझेंगे। वहाँ तो कोई प्रशिक्षण होता नहीं, ट्रेनिंग तो होता नहीं। किसी जिसको पहले से दर्द है वही करेगा, वही कर सकता है, वही समझ सकता है। इस बात को भारतीय लोकतंत्र में किसी मिनिस्टर को कोई प्रशिक्षण का स्कीम नहीं है। एमपी बनने पर कोई प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का स्कीम नहीं है। वो जनता के ही द्वारा काम के ही दौरान वो प्रशिक्षित होता है और उस पद पर जाता है। एक और आपने बयान दिया, वो मैं एग्जैक्ट बयान भर देता हूँ। वो आप कह रहे हैं कि यहाँ गांव या जंगल में नक्सली नहीं है, बल्कि कुर्सी पर बैठे लोग नक्सली हैं। लाठी और गोली का भय दिखाकर लोगों की आवाज़ को बंद कर देते हैं। ये कैसे? इसको संदर्भ में मैंने कहा था, भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में अधिकारी नक्सली हैं। हाँ, मैंने वही एक अभी भी मैं इस बयान को सत्यापित करता हूँ। अच्छा, सत्यापित करता हूँ, मतलब इससे विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। हाँ। भूमि अधिग्रहण को लेकर के 2013 में पार्लियामेंट ने कानून बनाया। कानून में बहुत साफ शब्दों में लिखा था कि बाजार मूल्य का 4 गुना देंगे हम। 2017 में भारत सरकार ने बाजार मूल्य की परिभाषा बदल देती है, रूल्स में, एक्ट में नहीं। एक्ट में भी गए थे बदलने के लिए, याद होगा। पहला किसान आंदोलन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ था 17 में, बिल्कुल, जिस पर सरकार पीछे हुई। तो इन्होंने एक्ट नहीं बदल पाए, उन्होंने रूल्स बदल दिया। रूल्स क्या कर दिया कि बाजार सर्किल रेट ही बाजार मूल्य है। अच्छा, ध्यान दीजिए, सर्किल रेट और बाजार रेट एक नहीं होता, बहुत कम होता है। सर्कल रेट बहुत कम होता है, 3 से 4 गुना हमेशा होता है बाजार मूल्य, सर्किल रेट कम होता है। सरकार ने इसको चालाकी से क्या किया 2017 में कि इसको बदल दिया, सर्कल रेट को बाजार मूल्य बना दिया। और सरकारों ने क्या किया, मैं ऑल इंडिया के स्तर पे कह रहा हूँ, कोई सरकार हो सकती है कि हर साल अपना रिवीजन करती होगी सर्कल रेट। बिहार जैसे राज्य, मेजॉरिटी स्टेट इस देश के, सर्कल रेट का रिवीजन बंद कर दिया। बिहार जैसा राज्य में 2012-13 में अंतिम रिवीजन है। अगर 1 लाख रुपया बीघा अगर कोई सर्कल रेट नहीं बढ़ा बिहार में, अच्छा, कृषि भूमि में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2012-13 में 1 लाख रुपया बीघा जमीन था, तो 2025 में भी 1 लाख रुपया ही बीघा जमीन है सर्किल रेट सरकार के नज़र में। अब क्या है कि जब सरकार जब अधिग्रहण के लिए जाती है तो उसका 4 गुना देती है सर्कल रेट का, जबकि बाजार मूल्य ऑलरेडी सर्कल रेट से 5 गुना 6 गुना ज़्यादा बिहार में हो चुका है। सब चीज़ के दाम बढ़े हैं, तो ज़मीन का दाम कैसे नहीं बढ़ेगा? और ज़मीन तो सबसे ज़्यादा दाम बढ़ता है। लोग कहते हैं रियल इस्टेट सबसे ज़्यादा इसमें पैसा बढ़ता है, एप्रिसिएशन है। इसीलिए निवेश लोग शेयर मार्केट की जगह, एफडी की जगह हाई प्रायोरिटी में वो ज़मीन में लगाते हैं लोग, कि ये ज़्यादा इसमें इंक्रीज करेगा। लेकिन सरकार, इसीलिए मैंने कहा कि सरकार असल नक्सली है, क्योंकि इसके पास हथियार हैं लाइसेंस के, और किसानों को लाठी से पीटकर जमीन कब्जा कर रही है। बिहार में भारत माला परियोजना चल रहा है, एक भी किसान के जमीन का भुगतान नहीं हुआ।
कितने किसानों की जमीन गई है वहाँ? अब ये मान के चलिए कि 6 जिला से पार कर रहा है भारतमाला परियोजना, 6 कैमूर, जिलों से। रोहतास, औरंगाबाद, हम्म, आगे बिहार में औरंगाबाद के बाद से झारखंड चला जा रहा है। बिहार में 3 जिला मान लीजिए, तो इन 3 जिला में कम से कम मान कर चलें कि करीब करीब 300 गांव से ज़्यादा गांव में, और किसी गांव में 10 किसान, किसी गांव में 20 किसान, किसी गांव में 50 किसान, ऐसे। लगभग इस तरीके से देखें तो हजारों हजार किसान परिवार प्रभावित है। और इन लोगों ने क्या किया है कि रोपा हुआ धान में कंपनियों से मिल करके पुलिस पूरा धान को उजाड़ दी, खेती को उजाड़ दी। भाई हमारा ज़मीन है, हमको आपने भुगतान नहीं किया, एक तो आप सस्ते दर में ज़मीन हमारा लूट रहे हैं और ऊपर से आपने उजाड़ दिया मेरी खेती को। तो नक्सली सरकारी ऑफिसों में बैठे हैं आज के दिन में, जंगलों में नहीं। न्याय, और जो न्याय की मांग करेगा, क्योंकि इन्हीं को पुलिस है, इन्हीं को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, इसीलिए किसी किसान को नक्सली करने में इनको 2 मिनट देर नहीं लगेगा, किसी को नक्सली घोषित कर देंगे। आपका एक और भी मैं बहुत मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि लगातार हम लोग कवर कर रहे थे उस चीज़ को। एक आपने ये भी कहा था कि किसानों से बोला था, लोगों से बोला था कि आप लोग हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते रहो। ये बात मैंने कहा था। ये एक मंत्री के तौर पे कैसे कोई मंत्री बोल सकता है कि आप मेरे खिलाफ प्रदर्शन करते रहो? निश्चित तौर पे ये तो अनोखी बात हो गई ना, कि बिल्कुल एकदम अनोखी। लोग कहते हैं भाई प्रदर्शन दूर है, प्रदर्शन तो अनोखी है लेकिन उचित है। कैसे? क्यों? हम सरकार के पक्ष के रूप में हम कोई एक पक्षीय फैसला ले रहे हैं। हम स्टेक होल्डर, सभी स्टेक होल्डर से बिना राय लिए कोई कानून बना रहे हों, बिना स्टेक होल्डर से चर्चा किए हुए कोई हम अपना स्कीम चला रहे हों, या लोगों को तकलीफ़ है, तो इसको जानने का क्या तरीका है लोकतंत्र में? सच है कि अगर देश के किसान अगर नहीं 13 महीना धरना दिया होता तो क्या कानून वापस हुए होते? हमने तो कभी नहीं सुना कि सरकार अपनी मर्जी से कानून ला करके फिर वापस ले लियो। ऐसा तो मैंने किसी सरकार को नहीं देखा, किसी नेता को नहीं देखा। बहुत होता है तो अगली सरकार भले उस कानून को कभी वापस ले ली, असहमति अगर है तो अगली सरकार। लेकिन हम व्यक्ति के रूप में और फिर हम एज ए लीडर के रूप में अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो कौन याद दिलाएगा मुझे? कौन तरीका है याद दिलाने का? वो है जनता। वो सड़क पे उतर के कहेगी कि नहीं आप खराब काम कर रहे हैं, और स्वागत उसको अगर जब तक फूल माला से स्वागत होता है तो नेता समझता है कि हम सही हैं। नारे लग रहे होते जिंदाबाद तो नेता समझता है सही है। लेकिन जब नेता का स्वागत जूता के माला से शुरू हो जाए, मुर्दाबाद से शुरू हो जाए, तब उसको लगता है कुछ गलती हो रहा है। क्योंकि क्या है कि सरकार डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पूरे सिस्टम में अगर 25,000 कृषि विभाग में बिहार जैसे राज्य में 25,000 वर्क फोर्स है, तो 25,000 वर्क फोर्स में लीडर केवल एक होता है मिनिस्टर के रूप में, पॉलिटिकल लीडर। बाकी लोग कौन होते हैं? वो कर्मचारी होते हैं, सरकारी होते हैं, जो पूरे फाइल को मूव करते हैं, मिनिस्टर तक ले जाते हैं। तो ये एक अलग इनका अपना स्टेक होल्डर है, ये अपना एक अलग तरीका है इनका सोचने का। एक तरफा वो चले गए तो मिनिस्टर के पास जांचने का दूसरा कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि फाइलों में तो किसान लिखेगा नहीं, आम आदमी तो फाइल लिखेगा नहीं। तो उन परिस्थितियों में किसान के प्रतिरोध के जरिए या लोगों के, जनता के प्रतिरोध के जरिए जानकारी हासिल होता है और सरकारें इससे अच्छा फैसला लेती हैं। तो आपने किसान संगठनों को बोला था कि प्रदर्शन करते रहो। किसानों को, संगठनों को नहीं, किसानों को मैंने कहा था कि जब भी मैं लगे कि मैं गलत, हाँ मैंने कहा गलत करूं तो आप मेरे खिलाफ प्रदर्शन जरूर करना और मुझे याद दिलाना कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके चलते इस पद पे आया हूं, मैं आपका आदमी हूं, और हम आपका काम छोड़ के दूसरे का अगर कर रहे हैं तो जरूर मुझे याद दिलाइएगा प्रदर्शन के जरिए, आंदोलन के जरिए। अच्छा, ये अभी चुनाव भी आने वाले हैं बिहार में। बिहार की इमेज ऐसी बन गई कि बिहार एग्रीकल्चर में पहले बहुत संपन्न था, फिर कुछ पॉलिसी ऐसी आई जो आप जैसे जिसमें मंडी एक है कि मंडी व्यवस्था को एबोलिश किया गया, ख़त्म किया गया, और पूरे बिहार में एग्रीकल्चर की दुर्गति हो गई। उसका एक कारण ये भी है कि बिहार बाढ़ वाला स्टेट है, आधा बिहार कभी सुखाड़ में कभी बाढ़ में उसमें भी रहता है, एक कारण ये भी है।
मंडी एक कारण आपका है ही है। बहुत सारे लोग जो खेती करते थे वो आके दिल्ली में, दूसरे शहरों में वो नौकरी करना उन्होंने पसंद किया, एग्रीकल्चर वहाँ का बर्बाद हो गया। तो ये बिहार में एग्रीकल्चर रिवाइव कैसे होगा? आज कोसी का बाढ़ग्रस्त इलाका इस देश का मक्का उत्पादन के लिए आज जो मक्का मदीना है, जाना जाता है बहुत। एक पिछले 20-30 सालों में हुआ है। तो किसान अपने लिए नई फसल प्रणाली विकसित कर लेता है, प्रकृति के साथ सहचर्य करके। ऐसा नहीं है कि कोई उसने बाढ़ को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो 9 महीना खाली है उसमें 2 बार मक्का निकाल रहा है, जिसका यील्ड राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर है। वही एक फसल है बिहार में जिसमें राष्ट्रीय औसत से ऊपर हम यील्ड दे रहे हैं। अब क्या है कि आमदनी किसानों की क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि वहाँ एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट की गारंटी नहीं है, मंडी नहीं है। आप समझ लीजिए कि पूर्णिया फारबिसगंज के इलाके में मोन्सेटो, कारगिल जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के वेयर हाउस हैं बड़े बड़े। और किसानों से सस्ते भाव में मक्का खरीद कर अपने स्टोर में रख करके प्रोसेसिंग के लिए फिर वो आंध्र प्रदेश ले जा रहे हैं, बेंगलोर ले जा रहे हैं, या फिर दूसरे देश ले जा रहे हैं। और फिर मक्के के कॉर्न बेस्ड जो इकोनॉमी है, अमेरिका में भी एक बड़ा कहा जाता है येलो गोल्ड, उसी तरह से उसको प्रोसेस करके फिर वापस हमारे बाज़ार में बेचा जा रहा है। इससे हमारे डेयरी प्रोडक्ट महंगी हो जा रहे हैं। जबकि हम मक्का को प्रोसेस करने का बिहार में यूनिट हो, या मक्का का सही इस्तेमाल करेंगे डेयरी के क्षेत्र में, तो सबसे हम सस्ता वहाँ दूध उत्पादन कर पाएंगे। लेकिन हमारा मक्का बिकता है सस्ता, और फिर उससे जो चारा बन के आता है वो सबसे महंगा आता है बिहार में। फीड जो आता है वो महंगे दर पे आता है। वो मछली पालन के लिए भी उसी मक्के का फीड बनता है, जानवरों पोल्ट्री के लिए उसी का बनता है फीड, इंसानों के लिए भी फीड बनता है, कॉर्नफ्लेक्स और कई चीज़ बनता है, स्टार्च निकलता है जो बिस्किट टिस्किट बनता है, दवाई में इस्तेमाल होता है। तो इसको अगर हम देखें तो बिहार के भीतर जिस बाढ़ग्रस्त इलाका की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पानी हमारे पास बहुतायत है, उस इलाके में हमारे पास कई फसल, हम वैकल्पिक फसल मेरे पास हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए बाज़ार नहीं है, बाज़ार तक पहुँच नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जी मोतिहारी गए थे तो उन्होंने कहा कि मोतिहारी को हम मुंबई बना देंगे। 11 साल भी पहले गए थे तो मोतिहारी का कहे थे कि यहाँ चीनी का हम चाय पियेंगे, यहाँ का लीची हम विदेश भेजेंगे। 11 साल में न चीनी वहाँ उत्पादन हुआ, न लीची विदेश गया। अब फिर 11 साल बाद जाकर के प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि हम मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। पटना को तो क्या बना देंगे, कुछ बोल रहे थे, वो सब पेरिस वेरिस बना रहे थे, बनारस को भी वो कुछ बना रहे थे, वेनिस बना रहे थे। तो इस तरह के केवल जुमले हैं। काम को देखें तो बिहार के किसानों के लिए आपने क्या दिया? नीतीश कुमार की भी सरकार है तो आपने किसानों के लिए क्या दिया? आप एक साधारण मंडी था उसको हटा दिया, कानून था उसको ख़त्म कर दिया। आप जिस तरीके से बिहार के किसान जो कम आमदनी माने राष्ट्रीय औसत से देखें तो पंजाब राष्ट्रीय औसत से तो नीचे है, पंजाब के मुकाबले तो 6 गुना कम है। बहुत असाधारण अंतर है। इसको गैप को पूरा करने का क्या तरीका है? जो भी तरीके हैं उस पर कोई भी बिहार में कार्रवाई सरकार न बिहार की कर रही है न भारत सरकार की कर रही है। और भारत सरकार के कृषि मंत्री को तो पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं लगातार, उनको कई बार टोकना पड़ता है, क्यों इतना सत्य बोलते हैं आप? मक्का अनुसंधान केंद्र को बिहार से, बेगूसराय से हटाकर ले जा रहे थे कर्नाटक, मना करना पड़ा। अब उसी हाउस में कह दिए कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है। मुझे पत्र दिखाना पड़ा कि आप ही के दस्तखत से ये सब पत्र जारी हुए हैं हटाने के, आप कह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। वो तो कह रहे हैं कि उनका तो दावा कि वो सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं, जो किसान और विज्ञान के बीच का गैप है उसको भर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो तो किसान और विज्ञान संवाद कर रहे हैं के बीच में जो गैप अभी आपके यहाँ भी गए थे वो। किसान और विज्ञान के भीतर जो गैप को भर रहे हैं अपने भाषण के जरिए। अच्छा, कार्य के जरिए नहीं, भाषण के जरिए अच्छा भाषण देते हैं। मैंने उनको देखा, 14 महीना हो गया पार्लियामेंट में, किसानों से संबंधित 14 महीना में 140 से कम पार्लियामेंट में सवाल नहीं आए होंगे, और 140 के जवाब आप पढ़ लेंगे तो एक ही जवाब, रटा हुआ जवाब आता है।
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों के अनुसार 2 गुना किसानों की आमदनी के लिए हम 6 सूत्री स्कीम चलाते हैं। आप सवाल ये पूछिएगा, जवाब केवल एक साथ है उनका, ऐसा नहीं कि जवाब अलग अलग। फर्टिलाइज़र की समस्या होगी तो वही बयान देंगे, इंश्योरेंस का सवाल होगा तो वही जवाब देंगे, इल्ड का होगा तो वही जवाब देंगे, कोई भी जवाब में अंतर नहीं। 6 सूत्री फार्मूला उनका है और रट के आते हैं। और एक बात हमेशा कहते हैं उसमें कि कांग्रेस ने तो कहा था कि हम जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, मैंने तो लागू कर दिया। ये तो कहा था उन्होंने, कांग्रेस ने कहा था, उसका ओन करें। आप कह रहे हैं मैंने लागू कर दिया, इस पर मैं आना चाहता हूँ। आप असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने C2+50% कहा था स्वामीनाथन ने, आप तो A2+50 दे रहे हैं। दोनों में अगर अंतर देखें तो 1.5 गुना रेट का अंतर है। तो आप स्वामीनाथन फार्मूला को लागू नहीं किए हैं, यह सत्य बात। तो सदन में मान लीजिए झूठ बोला जी किसी ने, लिखित में या फिर बयान में, जो दोनों उसमें हो सकता है, किसी में झूठ बोला तो आप लोग अपोज नहीं करते उनको? एकदम अपोज करते हैं, सदन के भीतर खड़ा होकर अपोज करते हैं। बहुत सारी बातें रिकॉर्ड में जाती हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड में नहीं जा पाती। वो स्पीकर का जो डिक्शन है कि किस चीज़ को रिकॉर्ड में लेंगे, किस चीज़ को रिकॉर्ड में नहीं लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप आंकड़े से इसको समझेंगे तो आसान होगा, क्योंकि लोगों को आंकड़े और गणित जल्दी समझ में आते हैं, नरेशंस को समझना कठिन होता है। 2004 से 14 के बीच में यूपीए इंडिया गठबंधन सरकार थी। उन्होंने अनाज पर 139% दाम बढ़ाया 10 साल में। 139% दाम बढ़ाया 10 साल में अनाज पर। 14 से 24 के बीच में एनडीए सरकार, मोदी सरकार, अनाज पर दाम बढ़ाई है 70%। जब वो नहीं देना चाहते थे तो उन्होंने 2 गुना दाम बढ़ाया एमएसपी का, 140% 10 साल में। आप देना चाहते हैं तो आप 10 साल में 70% दाम बढ़ा रहे हैं। खेल को समझा जा। यहाँ एमएसपी को ही बदल दिया लोगों ने, एमएसपी के फार्मूले को बदल दिया लोगों ने, एमएसपी के कैलकुलेशन के तरीके को बदल दिया इन लोगों ने। बेसिकली एमएसपी भी एक छलावा है। इसके जोड़ घटाव में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि एक फर्जी तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है डेटा को। अगर डेटा मैनिपुलेट नहीं होता तो उस समय 140% 10 साल में बढ़ा है, आपके ज़माने में 70% क्यों बढ़ा? अगर हम 10 साल का इन्फ्लेशन देख लें, मुद्रास्फीति देख लें, तो 10 साल में तो 70% के आसपास इन्फ्लेशन है। आपने तो इन्फ्लेशन को केवल अकोमोडेट किया है, आपने दाम नहीं बढ़ाया। नहीं, एक डेटा मेरे पास भी है इसका कि मनमोहन सिंह सरकार के 10 साल के कार्यकाल में 7 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के तौर पे टोटल खर्च किए गए। 7 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले। मोदी सरकार के 10 साल में 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिला है। तो ये भी है ना कि आप मतलब 3 गुना से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं एमएसपी पे। आप उन्होंने 7 लाख करोड़ रुपए दिया। आप अभी देखिए डेटा, ये भी पार्लियामेंट में ही डेटा है। ठीक है, बिल्कुल। आप डेटा के खेल को समझें। आप किसान को एमएसपी के लिए पैसा नहीं खर्च किए हैं, इस बात को हमेशा ध्यान दें। भारत के भीतर एमएसपी पर कोई भी खरीद नहीं होती। एकदम मैं दावे के साथ सत्यापित तरीके से कह रहा हूँ। 23 इसेंशियल कमोडिटी है, 23 के एमएसपी पर डिक्लेयर हैं। आप परचेज कितना करते हैं, कितने आइटम को करते हैं? वो जिस फसल का जहाँ पे उत्पादन होता है वहाँ खरीदते हैं। नहीं, केवल 2, चावल और गेहूँ, यही 2 एमएसपी पे खरीद करते हैं। इसके सिवा ये कुछ नहीं खरीद करते। अब आइए इस पर 2 क्यों करते हैं। ये जरूरत भर करते हैं। जरूरत भर मतलब क्या हुआ? फूड सिक्योरिटी के लिए। तो मतलब भारत सरकार जो पैसा जो खर्च कर रही है वो फूड सिक्योरिटी के लिए खर्च कर रही है, फार्मर सिक्योरिटी के लिए नहीं, फार्मर्स इंटरेस्ट में नहीं। आप जो परचेज कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी, गरीबों को अनाज देने के लिए, कभी कुछ पैसे लेते हैं और कभी मुफ्त में दे रहे हैं। तो बेसिकली ये पैसा जो आप लगा रहे हैं वो 7 लाख करोड़ से जो 23 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं वो बेसिकली केवल फूड सिक्योरिटी के लिए आप खर्च कर रहे हैं। आप एक भी रुपए आप एक्स्ट्रा किसान को खर्च नहीं दे नहीं रहे हैं। आप
सिंपल बात मजबूरी है क्या सरकार की? एकदम लाचारी है, मजबूरी। कहाँ से लाएंगे अनाज? ठीक है, हमसे मत ले। हम कह भी रहे हैं किसानों सरकार से कि हमारा एमएसपी पर कोई मत खरीद कीजिए। हम कहाँ मांग कर रहे हैं? हमारा आंदोलन का पहला एजेंडा ही था, हमको एमएसपी पे सरकार की खरीद कोई नहीं चाहिए, हमको बस लीगल गारंटी चाहिए, एक कागज चाहिए इस देश के किसानों को। कोई भी खरीदे, कोई भी खरीदे, एमएसपी पे खरीदे। एमएसपी से नीचे आप उसको जो खरीदेगा वो गुनाह की श्रेणी में होगा, क्रिमिनल ऑफेंस होगा। बस इतनी बात तो हम लोग कर रहे हैं। हम तो सरकार से कह रहे हैं कि 1-20 क्विंटल धान और चावल हमसे गेहूं मत खरीदिए, आप अपनी मर्जी से जहां मर्जी से लाए। आपकी इच्छा हो विदेश से लाना तो वहां ले आए। ये बहुत बड़ी है कि सस्ता मिल जाए विदेश से। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सरकार का जो मकसद है जी, वो किसानों को पैसा देना नहीं है। एकदम नहीं। सरकार मैं सत्यापित तरीके से कह रहा हूँ। हाँ, मैं सत्यापित तरीके से कह रहा हूँ, ये नहीं कि केवल फर्जी नैरेटिव्स के लिए। कभी भी आपका एजेंडा में अगर होता तो 23 आइटम खरीदते आप 2 आइटम नहीं खरीदते, क्योंकि 2 ही आइटम आप गरीबों को देते हैं, चावल और गेहूं। नहीं, मेरे पास एमएसपी का डेटा है, मैंने काम किया उस पर कि 90% पैसा तो चावल और गेहूं पे खर्च हो रहा है, 10% पैसा तो जा रहा है उस पर। देखिए 10% जो कहीं कर रहे हैं पे, दलहन पे, मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। कोपरा पे कोई राज्य सरकार गरीबों को दलहन देती है, माने दाल देती है। कोई राज्य सरकार तेल देती है, राज्य सरकार देती है, भारत सरकार नहीं देती उसी स्कीम में। तो राज्य सरकार उसको क्या है कि केंद्र और राज्य मिल करके एक स्कीम के जरिए परचेज करते हैं, और जो उसके गैप हैं बाजार मूल्य के और एमएसपी के जो गैप हैं उसमें 50-50% शेयर करते हैं। चावल गेहूं में एमएसपी पर केंद्र सरकार पैसा खर्च करता है, उसमें एक भी राज्य सरकार का खर्च नहीं होता। लेकिन रेस्ट जो फसलें हैं एमएसपी की वो 50-50% के रेशियो में खर्च होते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार 50-50 का स्कीम है। तो कोई राज्य सरकार, राजस्थान है चाहे कोई है, तो इन लोग उसमें 50-50% पर, और स्थानीय स्तर पे फिर उस दाल को लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए उसको देते हैं, गरीब आदमी को सप्लाई देते हैं। वह भी एक तरह से देखें तो फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है। ऐसा नहीं है भाई, फ्रीबी तो बहुत चल रहा है ना इस देश में। तो ये तो आप अपनी वोट की राजनीति में। ये बिल्कुल नई बात आप कर रहे हैं कि कैसे सरकार का मकसद किसान को पैसा देना नहीं है, सरकार का मकसद गरीबों को अनाज देना है। वो देना चाहिए, हम लोग भी उसके समर्थक हैं। जो गरीब लोग हैं जिनको पास खाने का संकट है आप उसको देना चाहिए। लेकिन यह इसकी भरपाई आप ये नहीं कह सकते कि किसान को हमने दिया, ये गलत बात है, ये झूठ बोल रहे हैं लोग। केंद्र सरकार के लोग या राज्यों के लोग जो कर रहे हैं वो किसानों पर एक फालतू आरोप लगा रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके वेलफेयर के लिए हम स्कीम चला रहे हैं, ये बात नहीं है। आपकी कमेटी ने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है एग्रीकल्चर की, उसने ये एमएसपी गारंटी का सुझाव दिया है जी। उसमें काफ़ी सारे सदस्य लीगल गारंटी के लिए उसमें जो है काफ़ी सारे सदस्य बीजेपी के भी हैं। मेजॉरिटी सत्तारूढ़ दल होता है। कोई भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी नहीं, वो मैं जान रहा हूँ, लेकिन इसका सुझाव देने वाले लोग, इसकी सिफारिश करने वाले काफ़ी सारे सदस्य बीजेपी के भी हैं। सर्वानुमति से है। हमारी जो रिपोर्ट है वो सर्वानुमति से रिपोर्ट है। ये नहीं है कि कोई डिसेंट वॉइस या डिसेंट नोट नहीं है इसमें कि कोई भाजपा समर्थक या सत्तारूढ़ दल का आदमी इसमें विरोध किया हो कि नहीं एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होना चाहिए। इसमें किसी का विरोध नहीं है। हमारी जो कमेटी रिपोर्ट दी है वो सर्वानुमति दी है, एक स्वर में दी है। जिस लीगल गारंटी होनी चाहिए। हाँ, जिस कमेटी के चेयरमैन हमारे चरणजीत सिंह चन्नी साहब हैं, जो कांग्रेस के लीडर हैं, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सबसे बहुत मैं बधाई देता हूँ। पार्लियामेंट के भीतर जो भी असहमति के स्वर हों सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के या राजनीतिक एजेंडे में, लेकिन जहाँ पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो सर्वानुमति से सरकार को रिपोर्ट दी है। अब सरकार को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे और इसको कानून बनाए। कमेटी ने रिपोर्ट दे दी क्या कि सरकार कोई कहीं भी उसको लगता है कि कोई बाध्यता है किसी भी तरह की कि उसको मान ले, या फिर ये भी एक है कि भाई कागज का एक पुलिंदा बन गया और वो भी कहीं ठंडे बस्ते में। अभी तक की परंपराओं में कमेटियों की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं रहे हैं।
अच्छा। लेकिन सरकारें 99%, 98% आप कहें तो उसको मानती रही हैं। नहीं मानेगी तो भी ये बाध्यकारी नहीं है उनके लिए। जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आज इस देश में किसानों के लिए एक बाइबल, गीता, रामायण से कम नहीं है, उसी तरह से ये पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है एक उससे बेहतर, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ने जो दिया है रिपोर्ट उससे ज़्यादा महत्व रखती है। ये किसानों के पक्ष में एक फैसला है। अब भारत सरकार इसको किस रूप में देखती है, कैसे लागू करेगी, अब ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने वो भी पीएम किसान की भी रकम बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव दिया हुआ? हम लोगों का था कि महीने में मिनिमम 5,000 रुपये किसानों को दिया जाए। महीने में 5,000। साल का 60,000। साल का 60,000 ये न्यूनतम हमने कहा था कि एक किसान सम्मानजनक तो नहीं है, लेकिन एक न्यूनतम मजदूरी भी तो नहीं हुआ। अच्छा। फिर भी हमने कहा कि आप इसको 5,000 रुपये मंथली कर दीजिए इसको। हम लोगों ने इसके लिए रिकमेंडेशन किया है। और हम लोगों ने सभी क्षेत्रों में एग्री प्रोड्यूस वो या डेयरी प्रोड्यूस या कोई भी चीज़, लाइव स्टॉक, सभी के लिए एमएसपी के लिए एमएसपी होना चाहिए। और प्राइस फिक्सेशन के लिए एक संवैधानिक निकाय बनाइए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर से चर्चा कर इसको तैयार करें, क्योंकि जो प्राइस को अभी जो तैयार करने का तरीका है वो एकदम से ही संदिग्ध है। अब एक उदाहरण देता हूँ। पंजाब में धान को पैदा करने में 950 के करीब खर्च आ रहा है प्रति क्विंटल। बिल्कुल। बिहार में 1,500 रुपये क्विंटल आ रहा है और महाराष्ट्र में आ रहा है 3,000 रुपये क्विंटल। ये रुपए में देखेंगे, मैं वही 7 लाख करोड़ और 23 लाख करोड़ का अंतर आपको मैं समझा रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि तो पंजाब में ही क्यों नहीं हम धान पैदा करेंगे, ये क्यों महाराष्ट्र में हम पैदा करेंगे। एक तर्क देने वाले लोग ये लोग हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि हर भौगोलिक क्षेत्र का जो उत्पादन होता है, प्रोड्यूस होता है, उसके फ्लेवर, स्वाद में अंतर होता है। जो महाराष्ट्र का चावल का स्वाद है वही पंजाब के चावल का स्वाद नहीं होगा। बिल्कुल। तो जो भी लोग फूड हैबिट है वो इंडिजिनस होता है। हमको हमारे यहाँ दाल नमक वाली बनती है, आप चले जाइएगा गुजरात में तो थोड़ी वो चीनी वाली हो जाएगी, और थोड़ा वही दाल जाएंगे दक्षिण में तो थोड़ा खट्टा हो जाएगा, खटाई हो जाएगी। ये फ्लेवर है अलग, ये नहीं कर सकते कि तीनों एक ही स्वाद होता है। तो महाराष्ट्र के किसान, महाराष्ट्र के उपभोक्ता को महाराष्ट्र का चावल चाहिए क्योंकि उसका एक फ्लेवर अलग है। पंजाब के किसान तो चावल खाते ही नहीं, वो तो केवल एमएसपी के लिए उगाते हैं, इसीलिए उनका फ्लेवर का कोई मसला नहीं है, स्वाद का मसला नहीं है। अब क्या है कि भारत सरकार तीनों को निकाल देती है, उसको औसत निकाल देती है, 3,000, 1,500 और 900। अब इसका औसत निकाल देगी कि 1,500 के आसपास औसत हुआ और इसका 1.5 गुना कर दिया। तो अब पंजाब के किसान को घाटा नहीं हुआ क्योंकि उसको 950 था, उसको 2300-2400 मिल गया, मतलब तकरीबन 2.5 गुना हो गया। बिहार के लोगों को भी घाटा नहीं हुआ, 1,500 का 1.5 करीब 2300-2400 का हो गया लगभग, वो भी ठीक है, घाटे में नहीं है, बिकता ही नहीं है, लेकिन जो भी है वो। अब महाराष्ट्र का किसान को आइए, जिसका तो लागत ही 3,000 रुपये आया था क्विंटल, उसको आप दे रहे हैं 2,200, 2,300, 2,400 दे रहे हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि जो प्राइस तय करने का जो तरीका है, मैकेनिज्म, वो ठीक है। एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल के जरिए बताया। बिल्कुल। ये अपने आप में गलत तरीका है। अब बता रहे हैं होता क्या है। लागत नहीं किसी का घट रहा है। हम लागत क्विंटल में देखेंगे तो अंतर दिखाई देगा, पर हेक्टेयर जब लागत देखेंगे तो बराबर है। हरियाणा में भी की जो लागत है पर हेक्टेयर वो 10,000 रुपया है, तो महाराष्ट्र में भी पर हेक्टेयर 10,000 है। यील्ड का अंतर है, वहाँ यील्ड और यहाँ के यील्ड में 3 गुना का अंतर है। पर प्रति हेक्टेयर वहाँ का जो उत्पादकता है और हरियाणा की उत्पादकता में 3 गुना का अंतर है। इसीलिए जब उसको हम भागा देंगे खर्च में क्विंटल से, तो फिर रेट का अंतर आ रहा है। अब ये बताइए कि जमीन, इसीलिए मैंने कहा जमीन की गुणवत्ता तो देश में अलग अलग है, अलग अलग यील्ड है, तो उसकी लागत
वैरी करेगा। इसको कंपनसेट करने के लिए हमको तरीका ईजाद करना होगा इस देश में। तो आप कह रहे हैं कि ये दूषित तरीका है इसको तय करने का? एकदम। मैंने आपने कोई कमेटी में अपनी बात रखी है या पार्लियामेंट में इसका मुद्दा उठाया कि भाई स्टेट वाइज कर दो? जब स्टेट वाइज आपका न्यूनतम वेतन स्टेट वाइज है, इवन मनरेगा जो है सेंट्रल की स्कीम है, लेकिन उसमें भी जो मजदूरी है डेली वो स्टेट वाइज अलग अलग है। दैनिक मजदूरी, हाँ, राज्य दर राज्य अलग है। अलग अलग। बिहार से सबसे लोएस्ट में से बिहार है जो हाँ, 242, बिहार झारखंड, हाँ 242 के आसपास, और सबसे हाईएस्ट है केरल 900 के करीब है। तो ये ठीक यही है अनाज के उत्पादन का रेशियो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग। तो कोई मुद्दा आपने उठाया कि स्टेट वाइज एमएसपी होनी चाहिए? मैंने दिया है सलाह, इसमें ये सलाह जाएगा, ये रिपोर्ट जाएगा, आगे जाएगा। अभी चूंकि तय नहीं हुआ है, लेकिन ये जाएगा कि हमारा एमएसपी के तय करने के तरीके में बदलाव लाइए, और स्टेट टू स्टेट जो वेरिएशंस हैं उसको कैसे हम कंपनसेट करेंगे इसका एक मैकेनिज्म तैयार करें। अच्छा, ये आप अभी कर रहे हैं? ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि कोई भी मैकेनिज्म को फुल प्रूफ और साइंटिफिक तरीके से उसको करने ताकि के लिए डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे स्टेट वाइज, क्योंकि एमएसपी का भी फिर है। पंजाब वाले भी लड़ने लग जाएंगे ना कि भाई उनको क्यों कम मिल रहा है। नहीं, पंजाब को घाटा नहीं हो रहा है इसमें, पंजाब को घाटा नहीं हो रहा है, लेकिन जो जिन राज्यों को घाटा हो रहा है उसको हम कैसे भरपाई करेंगे ये देखना होगा। महाराष्ट्र के किसान को घाटा हो रहा है तो उसकी भरपाई हमको करने का तरीका खोजना होगा। या तो राज्य सरकार को हम एम्पावर्ड करें कि अपने किसानों को आप इसमें जो खर्चे हैं उसका वहन कर लें आप, लेकिन अभी केंद्र सरकार रोकता है। वन नेशन वन मंडी के आजकल तो भारत सरकार का नारा है ना, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स, तो वन नेशन वन ग्रेन रेट एक फार्मूला इनका बनाना चाहते हैं। तो सवाल है कि जिस राज्य की जो भौगोलिक स्थिति का उत्पादकता या उसका उत्पादन लागत ज़्यादा है उसको वन रेट कैसे करेंगे? ये तो आप सरकारी रेट तो एक ही है। तो आप तो नक्सल अप्रोच है कि कोई आदमी बड़ा है नेचुरल तरीके से तो उसको कैसे बराबर करेंगे? तो गर्दन काट लेंगे 6 इंच अगर बड़ा है तो। भाई मेरी उंगलियां पाँचों 5 साइज की है, इसको कैसे हम बराबर करेंगे? क्या हम साइज करने के लिए क्या मैं इसको कट कर देंगे ऊपर से? नहीं, ये कोई फार्मूला नहीं है। इसीलिए मैंने कहा नक्सल अप्रोच है। गवर्नमेंट जिस तरीके से चला रहे हैं नक्सल अप्रोच से चला रहे हैं। हमको बराबर करना है, बराबर नहीं होंगे मैं भी समझता हूँ, लेकिन हम अगर एक बच्ची की शादी करनी होती है और उसका हाइट कम होता है तो उसका फोटोग्राफ कैसे हम लोग स्टूडियो में खिंचवाते हैं? थोड़ा उसको हाई हील का सैंडल लगा देते हैं, पहना देते हैं, तो थोड़ी वो बड़ी दिखती है। ये हो सकता है अप्रोच, लेकिन लड़के का हाइट कम कर दें, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अभी बिहार में जो चुनाव आने वाले हैं बिल्कुल सिर पे ही हैं। मखाना बोर्ड के एक आपके यहाँ बहुत चर्चा चल रही है। मखाना बोर्ड से कुछ आपको लगता है कि सरकार ने किया है, कुछ होगा, इसको कोई कल्याण हो सकता है, या आप उसको लेकर के भी निराश हैं? मैं निराश तो नहीं होता कभी। अच्छा, हम सरकारों के भरोसे नहीं हैं। अच्छा, हम सरकारों की आलोचना उनकी नीतियों का कर लेते हैं, नहीं निराश नहीं होते। हम सरकारों के भरोसे इस देश का किसान नहीं है, हमारे भरोसे सरकारें हैं। किसान है, इसलिए मैंने कहा कि हमारे भरोसे सरकारें हैं। हम किसान भारत सरकार के भरोसे नहीं है। हमको तंग और प्रताड़ित किया जा रहा है ये हमारे ही हथियार से, लोकतांत्रिक हथियार से। ये हम इससे चिंतित रहते हैं। मखाना बोर्ड से पहले बिहार में लीची बोर्ड था। क्या हुआ बिहार का लीची का? इससे पहले नारियल बोर्ड था। क्या हुआ बिहार में नारियल बोर्ड का? इससे पहले बिहार में जूट बोर्ड था। बिहार में जूट कहाँ खत्म हो गया? इससे पहले क्वायर बोर्ड था। कहने का ये अर्थ हुआ कि ये जो बोर्ड जो बना रहे हैं आप, ये आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। 100 करोड़ रुपया दिया है उसके लिए। 100 करोड़ रुपए क्या होते हैं? 100 करोड़ रुपए का क्या मूल्य होता है? एक बुलेट ट्रेन देश में चलाते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए का। उस पर कितने लोग चढ़ेंगे पर डे? 10,000। साल में जोड़ लीजिए कितने लोग होंगे। आप 13 करोड़ आबादी के लिए 100 करोड़ का एक कोई स्कीम दे रहे हैं जिसका कोई भी फुल प्रूफ इम्प्लीमेंटेशन का कोई आइडिया नहीं है।
आपने लीची को नहीं प्रमोट कर पाए, आपने जूट को प्रमोट नहीं कर पाए, आप नारियल का उत्पादन बिहार में करना चाहते थे, इसके लिए बोर्ड बनाए थे, वहाँ पर आप नहीं कर पाए। ये भी नहीं कुछ कर पाएंगे आप, आपके एजेंडा में है ही नहीं। केवल और केवल किसान कह रहा है कि मुझे बाजार दो। ये क्या करते हैं, उत्पादन बढ़वा देते हैं जा करके। अब क्यों बढ़वा देते हैं? आप कहेंगे कि भाई उत्पादन बढ़ गया तो क्या खराब हो गया। ये अपने सरकार अपने इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन को रोकने के लिए भारत सरकार क्या करती है? औपनिवेशिक मानसिकता है, इसको मैं औपनिवेशिक मानसिकता मानता हूं कि उत्पादन बढ़ा दो, उत्पादन के लिए इनपुट दे दो, फर्टिलाइजर बढ़ा दो, इसको पानी दे दो, बिजली दे दो, उत्पादन बढ़ जा। और जब उत्पादन बढ़ जाएगा तो सस्ता हो जाएगा। डिमांड सप्लाई चेन को अपना बैलेंस कर दिया, जितना डिमांड था उससे ज़्यादा सप्लाई में आ गया, रेट एकदम क्रैश कर गया। एक तरीके से इस देश में शासन चलाया जा रहा है और नीति बनाई जा रही है। एक सिंह साहब, ये जो बिहार की पूरी पॉलिटिक्स है वो हमेशा देखते हैं जातियों के इर्द गिर्द घूमती है। बिहार में एग्रीकल्चर इतना बर्बाद हुआ, क्या एग्रीकल्चर भी कभी पॉलिटिक्स का कोई, ये जो चुनावी जो माहौल होता है उसमें एग्रीकल्चर भी कभी आएगा? निश्चित तौर पर आएगा। हमारे राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की इससे पहले जनता दल नाम था और उससे पहले दलित मजदूर किसान पार्टी नाम था। अच्छा, दमकीपा बोलते ही थे कर्पूरी ठाकुर जी के लिए। हाँ, दलित मजदूर किसान पार्टी हमारा। तो हमारी पार्टी ही किसानों की पार्टी रही है। हल जोतता हुआ किसान हमारा सिंबल होता था, हमेशा कोर एजेंडा में रहा है राष्ट्रीय जनता दल सोशलिस्ट पार्टियों के बिहार में किसान, कामगार और कारीगर का। जो नए जनरेशन के लोग हैं, न्यू जनरेशन पॉलिटिकल पार्टी, जो बेसलेस पॉलिटिक्स करते हैं, जो एक सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए पॉलिसी बनाने की बात करते हैं, चंद लोगों के लिए पार्टियों का निर्माण हो रहा है। कई लोग हैं, मैं नाम क्या लूँ इन लोगों का, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। 80% बिहार के जो लोग हैं, जो किसान, कारीगर, कामगार, उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा ही आपको कह सकते हैं स्वर्ण काल रहा है। और जब भी हम सत्ता से बाहर जाते हैं तो इन वर्गों के लिए काला दिन होता है। जो सरकार में आते हैं वो काला दिन है। आपकी पार्टी का एजेंडा है क्या ये कि मंडी व्यवस्था को बहाल करेंगे? आप देखेंगे, हम चुनाव जब में जाने से पहले जो मेरा घोषणा पत्र आएगा, आप उस घोषणा पत्र को देखिएगा। चूँकि मैं अभी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, इसीलिए मैं उसका बहुत विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन आप जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं, वो जब पार्टी का घोषणा पत्र आएगा तो उसमें आप देख लेंगे कि जो आप कह रहे हैं या जो सवाल है उसका जवाब है कि नहीं उसमें। अच्छा, उस घोषणा पत्र का कमेटी में मैं भी एक सदस्य हूँ। अच्छा, ये देखने में आता है कि बिहार के जो भी मुख्यमंत्री काफ़ी दिन से तो यही हैं, तो केंद्र सरकार कहती है कि भाई, आप लोग कहते हैं, किसान कहते हैं कि भाई एमएसपी पे उनकी खरीद नहीं होती है। या हम लोग पत्रकार लोग केंद्र सरकार से पूछते हैं कि आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं, तो कहते हैं मुख्यमंत्री ने चिट्ठी नहीं लिखी। तो मुख्यमंत्री को कभी आप लोग नहीं कहते कि भाई ब्लेम गेम का काम नहीं, एक टेक्निकली आप सांसद हैं, आप तो ये तो जानते हैं ना भाई, टेक्निकली चिट्ठी लिखनी पड़ती है कि आप हमें कोटा दें। जी, इस ब्लेम गेम के धंधे को ही बंद करना चाहते हैं। किसान के रूप में और किसान लीडर के रूप में हम लोग हैरान परेशान हैं। एक कागजी घोड़े कब दौड़ते हैं, कब रुक जाते हैं, ये हमको समझ में नहीं आता। और हम कहते हैं कि दरिया को पार हम कागजी नाव से नहीं कर सकते। एक कागजी नाव है जिसमें दरिया पार कराना। किसानों की एक विशाल समस्या में यह जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो हम फेल कर चुकी हैं। ये कहीं कामयाब नहीं है। सिंपल है, जिसको हम लोग रिकमेंड कर दिया। अब हमने पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी होती है, अपेक्स कमेटी होती है, अब ये हमने साफ कह दिया कि इसको लीगल गारंटी कर दो। एमएसपी एक खेल बंद करो कि किसने पत्र नहीं दिया, लीगल डिमांड नहीं किया, आपके बिहार को फायदा होगा, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा, उपभोक्ता को भी नुकसान नहीं होगा। अगर कहें तो उसमें हम 1 मिनट जोड़ दें। हाँ, बिल्कुल। कहा गया कि मंडी कानून, सेव के बाजार में मंडी कानून हटा देने से, अड़हतियाओं को हटा देने से
सेव बाजार में सस्ता बिकेगा और अडानी को परचेज का अधिकार दिया गया हिमाचल, और अडानी सहित कई लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज खोल लिया लोगों ने। शुरुआती जब 3 साल इन लोगों ने अच्छा भाव दिया, सारे जो लोकल जो अड़हतिया थे वो बेचारे गरीब आदमी थे, कमज़ोर थे, वो बाज़ार से बाहर हो गए। आज के दिन जब बाहर हो गए सभी लोग, तो क्या यहाँ पे वहाँ किसानों के सेव के दाम कम हो गए? कई अवसरों पे सड़ जाता है किसान का, उसका नहीं बिकता है का खबरें आप चलाते रहते हैं। और दूसरा बात कहा गया था कि किस लोगों को, उपभोक्ता को दिल्ली में, बॉम्बे में सस्ता सेव मिलेगा। क्या ये बात सही है? क्या रिलायंस के स्टोर में, अडानी के स्टोर में, जो मॉल है उसमें जो सेव मिल रहा है, और जो आपके गांव शहर की गलियों में ठेला से जो सेव बेच रहा है ठेला वाला छोटा गरीब आदमी, क्या ठेले पर सस्ता मिल रहा है कि उनके स्टोर में सस्ता मिल रहा है? कोई भी जानता है कि स्टोर में जाएंगे तो महंगा मिलेगा, ऐ जो बाज़ार में जो गली के नुक्कड़ पे जो बेच रहा होता है वो सस्ता बेच रहा होता है। और वहाँ पे भी किसानों को ठगा लोगों ने, यहाँ पे भी लग्जरी के नाम पे ठग रहे हैं लोग। ठीक यूरोप में हम गए थे अभी जस्ट तो वहाँ जो किसान है उसको मेन मार्केट में हर जगह किसानों को सरकार ने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप आके यहाँ पे बेच के अपना जाइए। तो जब भी वो आता है किसान को ज़्यादा दाम मिलता है। जिसको सस्ता चाहिए वो कहाँ जाता है? स्टोर में जाता है, क्योंकि उसका फ्रेश नहीं है, स्टोर है तो फ्रोजन होगा या जैसे भी है, CO2 जो टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए वो उसको प्रिजर्व किए हुए है। तो सस्ता जिसको चाहिए, जो यूरोप गए होंगे जानते हैं, वो सस्ता जाएंगे तो स्टोर से खरीदेंगे। महंगा और फ्रेश लेना होगा तो किसान का जो सुबह सुबह मंडी में आता है, और हर प्रमुख बाज़ार में उसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जो अपना सामान रख के बेचता है, वहाँ महंगा। भारत में ठीक उल्टा है, किसान के यहाँ से खरीदेंगे जो फ्रेश वो सस्ता मिलता है, जो गली के नुक्कड़ पे मिलता है। जब स्टोर में जाते हैं तो वही चीज़ महंगा मिलता है। तो ये भारत के भीतर जिसको मॉडल बनाने का प्रयास किया न्यू इकोनॉमिक रिजिम में, वो फेल्ड मॉडल है। इसीलिए हम लोग MSP को लीगल गारंटी कह रहे हैं कि दे दो, बात को ख़त्म करो, हमको किसी पर भरोसा नहीं। अच्छा सिंह साहब, खेती किसानी से आप तो मतलब आपके पिताजी जगदानंद बाबू पॉलिटिक्स में लंबे समय से रहे, बड़ा नाम है, तो विरासत में आपको पॉलिटिक्स मिली है। खेती किसानी से कोई कितना वास्ता रहा आपका? क्योंकि आप यहाँ तो छात्र राजनीति में रहे। खेती किसानी से, जो खेती किसानी को लेके इतनी आग है, जिस आग के चलते 1.5 महीने में आपको इस्तीफा देना पड़ा, उस खेती किसानी से कितना वास्ता रहा आपका? मेरे घर में 100% खेती होता है। अपने सभी खेत हम खेती तो करते ही करते हैं, इसके अलावा भी कुछ दूसरे लोग का भी खेत जो मेरे आसपास होता है, जहाँ मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ बोरवेल है, हम थोड़ा बहुत दूसरे का भी खेत लेकर के भी खेती करते हैं। और खेती के केवल खेती के लिए खेती नहीं करते, हम हर पैरामीटर्स पर हम एक्सेलेंट करने का प्रयास करते हैं। एल्ड को लेकर, क्वालिटी को लेकर, वैरायटी को लेकर के, उसके टाइमिंग्स को लेकर के, वो सभी चीज़। हमारे बाग में आप चलेंगे तो 80 तरह के आम के पौधे हैं। 80 तरह। और हमारे पास केवल नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीना आम नहीं मेरे घर में वो मिलता है, बाकी 9 महीना हम आम खाते हैं। आप दिल्ली में हैं तो 3 महीना आम मिलता है, हमारे बागान में 9 महीना आम मिलता है। आप हॉर्टिकल्चर का हो, वेजिटेबल का हो या ग्रेन का हो, सभी तरह के प्रोड्यूस हमारे पास अपने खेत से आते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा जो यील्ड है वो हमारा राष्ट्रीय औसत से हमेशा ऊपर रहता है। और हर घर का, मेरी पीढ़ी तक, अभी हमारे बच्चे उस तरह की खेती को नहीं समझते, नए ज़माने के हिसाब से ये लोग भी ढल रहे हैं। ये डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो आजकल जो ब्रेन मैपिंग है, इसको हम नए तरीके का, मैं मानता हूँ उपनिवेशवाद है, नए तरीके से उपनिवेशवाद आया है, जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ब्रेन को मैप किया जा रहा है। उसमें खेती गृहस्थी किसानी ख़त्म हो चुका है।
तो नई पीढ़ी भी उस हिसाब से नहीं काम कर रही है। लेकिन मेरी पीढ़ी, सभी घर में सभी लोग जानते हैं खेती क्या होता है, कैसे होता है, कब क्या करना होता है, और इसीलिए हमको अवेयर होते हैं। आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया पे बिजली का भाई आवर्स बढ़ा दीजिए, नहरों का संचालन शुरू कर दीजिए सही समय से, फर्टिलाइज़र नहीं है, आप प्री पोजिशनिंग नहीं कर रखे हैं, पहले से स्टोर में नहीं रखे हैं। ये सब तमाम हम लोग लगातार सरकार को लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और याद भी दिलाते हैं। सरकार किसी की हो, लेकिन हम उसको करते हैं कि नहर को किस तारीख को स्टार्ट हो जाना चाहिए। हमेशा 1 महीना बिहार में नहर लेट से शुरू हो रही है। पहले 15 मई को पानी छूटता था, अब 15 जून को छोड़ रहे हैं। तो 1 महीना अगर खेती विलम्ब हो जाए, यील्ड पर, उत्पादन पर असर पड़ेगा और अगली फसल बर्बाद हो जाती है। क्योंकि हीट टर्मिनेशन शुरू हो जाता है आजकल फरवरी के लास्ट में, जो लू आ जाता है, तो जिससे गेहूं का हमारा उत्पादन घट जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को हम लोग सही समय पर सरकार को याद दिलाते रहते हैं, प्रशासन को याद दिलाते रहते हैं। क्योंकि आप खुद करते हैं इसलिए हमको खेतों में पानी चाहिए तो हम नहर को सही समय पे शुरू करवाएंगे। हमको बिजली चाहिए बोरवेल चलाने के लिए तो सही समय पे हम अपना उसका स्टार्ट करवाएंगे। जो एग्रीकल्चर फीडर, भारत में 1 नेशन 1 लॉ होगा। किसान के लिए जो बिजली है 2 होगा। सबको 24 घंटा बिजली देंगे, किसान को 8 घंटा बिजली देंगे। कानून बनाए हैं लोग। मैंने कहा कि ये कैसा कानून? जब बिजली उपलब्ध है, आप घरेलू उपभोक्ताओं को, डोमेस्टिक कंज्यूमर को दे रहे हैं 24 घंटा या 22 घंटा या 20 घंटा, तो आप किसान को 8 घंटा क्यों बिजली देते हैं? क्या किसान कोई खराब काम में लगा है? क्या किसान उस बिजली का दूसरा कोई उपयोग करता है क्या? वो तो एग्रीकल्चर फीडर है, डेडिकेटेड फीडर है, उससे दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकते, कोई इंडस्ट्रियल कमर्शियल कर ही नहीं सकते। तो उसमें तो आपको 24 घंटा बिजली देना चाहिए। फूड सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब भाई मुल्क की फूड सिक्योरिटी नहीं हो तो फिर सिक्योरिटी उसका कैसे होगा? नेशनल सिक्योरिटी होता ही है फूड सिक्योरिटी के जरिए। फूड सिक्योरिटी के बिना नेशनल सिक्योरिटी कैसे हो सकता है? और फूड सिक्योरिटी के लिए आप तो हाईएस्ट उसको, सरकार को उसको प्रिविलेज देना चाहिए। लेकिन कहीं नहीं, फर्टिलाइज़र गायब हो गया बाज़ार से। आप देख रहे हैं नकली खाद का पूरा बाज़ार गर्म है पूरा। कई राज्य सरकारों से आरोप आए, कई सांसदों ने आरोप लगाए कि डीएपी की जगह पे जो कंकड़ पत्थर हैं जो वो उसको लोग बोरे में बैग राजस्थान के कृषि मंत्री लगातार कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा। मैं भी था तो वहाँ कहा था बिहार में ही बात। सिंपल बात है कि इनके पास पीओएस है आज के दिन में फर्टिलाइजर का मॉनिटरिंग के लिए, पॉइंट ऑफ सेल, जो दुकानदार रिटेलर के पास होता है। मतलब फैक्ट्री और प्लांट से कितना माल चला रैक से, कितना डीलर के यहाँ पहुँचा, कितना रिटेलर के यहाँ पहुँचा, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है, सरकार के बैठे लोग देख रहे हैं। अब ये बताएं कि पीओएस होने के बाद भी इसको डैशबोर्ड ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर डैशबोर्ड ओपन कर देंगे, जैसे कि वो डिजिटली देख सके किसान, जैसे कि अमेजन, हमको कोई सामान चाहिए तो अमेजन के हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, देखते हैं कि इतना स्टॉक है उसके पास, हम ऑर्डर कर देते हैं। क्यों नहीं हम फर्टिलाइजर का ऑर्डर कर सकता है किसान? ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता डेटा? जबकि डेटा है आपके पास, प्राइमरी डेटा जो ज़रूरत है वो है कि किस रिटेलर के पास कितना बैग फर्टिलाइजर है, 10 बैग या 8 बैग या जो उसके पास हो। किसान को 4 बैग चाहिए, ऑनलाइन बुक कर दिया, पैसा पेमेंट कर दिया, जाके डिलीवरी ले लिया। लेकिन यहाँ फर्टिलाइजर ऑनलाइन दिखा रहा है दुकानदार के पास 5 बोरा और उसके पास फर्टिलाइजर है कितना स्टॉक में, 50 बोरा। तो 45 बोरा कहाँ से आया? जरूर नकली है फर्टिलाइजर। क्योंकि पूरे फर्टिलाइजर को टेक्निकली देखें तो एक एक बैग तक मॉनिटर हो रहा है कि कौन किसान ले जा रहा है। जब वो किसान लेता है फर्टिलाइजर पीओएस के जरिए अंगूठा लगाता है तो ये उसका रिकॉर्ड दर्ज होता है कि ये किसान ले गया और उसका खेत का रसीद भी लिया जाता है उससे। माने वो डिनाई नहीं कर सकता कि हमने फर्टिलाइजर नहीं ले गया। तो जब ये है तो फिर नकली बाजार में कैसे बिक रहा है? क्योंकि सरकार बिचवा रही है नकली, ये लगे हुए हैं नकली। आप कौन सी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? बेटा तो भारत सरकार के पास है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर जो है, जो आंकड़े हैं, ये तो भारत सरकार के पास है। ये क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में इसको डैशबोर्ड के जरिए डिस्प्ले कर रहा है कि हमारे पास फर्टिलाइजर बिहार के कैमूर जिला के रामगढ़ थाने में किस दुकान पर कितना बैग है, ये भारत सरकार के आंकड़े में है।
लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं है। आप जो ही पब्लिक डोमेन में डालिएगा तो फार्मर्स देख लेगा अपने मोबाइल ऐप के जरिए, और फिर उस ऐप के जरिए बुक कर देगा अपना फर्टिलाइजर। जिस दुकानदार डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि वो दिख रहा कि आपके स्टॉक में है, और उतना ही फर्टिलाइजर बिकेगा। अब किसान गया वहाँ तो देख रहा है यहाँ तो 500 बोरा है, तो 500 बोरा है तो 500 बोरा कहाँ से आया? जब आपके पीओएस में 5 बोरा है तो उसके पास 500 बोरा, तो वही उसके पास 495 बोरी नकली फर्टिलाइजर रखा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत। तो आप ये कहने की कोशिश करें कि बाय डिजाइन है ये बाय डिजाइन है। स्टेट मीन्स दोनों राज्य, हमारे सत्ता के संरक्षित। पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब जी वही कहने का मतलब हुआ जी। तो बाय डिजाइन है ये जो करप्शन है, जो नकली चीजें हैं, एकदम आप उसको खत्म कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरीके से आप मैकेनिज्म डेवलप किए उसमें प्रमोट कर रहे हैं आप अपराध को। चलिए, बातचीत करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की भी अपनी सीमा है। सिंह साहब को भी कहीं जाना है और हमारी भी 1 घंटे की सीमा है इसकी। तो फिर अगली बार अन्नगाथा की जो अगली कड़ी होगी उसमें खेती किसानी से जुड़ी किसी और शख्सियत से बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि सिंह साहब पार्लियामेंट में भी किसानों के लिए इसी तरह से मुखर आवाज़ बने रहेंगे, और जितने भी मुद्दे एमएसपी से जुड़े हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं, फर्टिलाइजर से जुड़े हैं, वो लगातार उठाते रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत आपने की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।